नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो सबसे बड़े मोड़ मतलब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझेंगे। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये एक पूरी सोच थी जो धीरे धीरे बदली। और खास तौर पर देखेंगे कि बिहार में इसकी गूंज कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई असहयोग और अवज्ञा में आखिर फर्क क्या था। सुनने में ये शब्द एक जैसे लग सकते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, इनके पीछे गांधी जी की रणनीति का पूरा विकास छुपा है, एक पूरी कहानी है। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, असहयोग आंदोलन। ये वो पहली बार था जब पूरा का पूरा देश एक साथ इतने बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता के लिए उठ खड़ा हुआ। आप सोचिए, ये एक ऐसी राष्ट्रव्यापी लहर थी जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था? देखिए, बात है 1919 की। पहले आया रॉलेट एक्ट, मतलब बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डाल दो। फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला नरसंहार। ऊपर से खिलाफत आंदोलन का मुद्दा और अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थीं वो तो थीं ही। इन सब ने मिलकर आप कह सकते हैं एक ऐसा माहौल बना दिया कि गांधी जी के पास 1920s में ये आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अच्छा, इस आंदोलन की जो रणनीति थी ना, वो बहुत ही दिलचस्प थी। आइडिया बड़ा सीधा सा था, लेकिन जबरदस्त। सोचिए, अगर भारतीय लोग ही सरकार के साथ काम करना बंद कर दें तो सरकार चलेगी कैसे? प्रशासन तो ठप हो जाएगा, है ना? बस यही किया गया। सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बायकॉट, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतें छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और लोगों ने अंग्रेजों से मिली अपनी उपाधियां तक लौटा दी। सब कुछ चल रहा था, आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन फिर अचानक इसे रोक दिया गया। अब सवाल है क्यों? हुआ ये कि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। अब गांधी जी के लिए तो अहिंसा सबसे ऊपर थी, ये उनका मूल सिद्धांत था। जैसे ही हिंसा हुई, उन्होंने बिना एक पल सोचे आंदोलन वापस ले लिया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, और यहाँ से संघर्ष एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात सिर्फ सहयोग न करने की नहीं थी, ये तो सीधे सीधे कानून को चुनौती देने वाला एक ज्यादा टकराव वाला आंदोलन था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मकसद सिर्फ सहयोग से मना करना नहीं था, नहीं, अब मकसद था जानबूझकर सक्रिय रूप से अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना। मतलब पैसिव से एक्टिव मोड में आ गए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इस आंदोलन का आगाज एक ऐसी घटना से हुआ जो आज भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर दांडी मार्च की। ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी दोस्तों, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। जरा इस यात्रा को देखिए। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से शुरुआत होती है। पूरे 24 दिन तक ये यात्रा चलती है। गांधी जी और उनके साथी लगभग 241 मील पैदल चलते हैं और दांडी पहुंचते हैं। और फिर 6 अप्रैल को वे एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ देते हैं। सोचिए, नमक, एक इतनी साधारण रोजमर्रा की चीज, उसे ही प्रतिरोध का सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया। क्या शानदार राजनीतिक सोच थी। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों आंदोलनों की कहानी समझ ली है, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, एक सीधी तुलना करते हैं, ताकि इनके बीच का जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ हो जाए। ये देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क यहीं पर है। असहयोग मतलब सरकार से सहयोग बंद कर दो, एक तरह से सिस्टम से पीछे हट जाओ। लेकिन सविनय अवज्ञा का मतलब था आगे बढ़ो और सीधे सीधे औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ो। एक था पैसिव तो दूसरा था एक्टिव। अब जरा इस टेबल को गौर से देखते हैं, इससे कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं। असहयोग 1920 में, तो सविनय अवज्ञा ठीक 10 साल बाद 1930 में। एक बहुत बड़ा फर्क था महिलाओं की भागीदारी का। असहयोग में वे थीं, पर सीमित संख्या में, लेकिन सविनय अवज्ञा में तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतीक भी बदल गए। असहयोग का सिंबल था खादी और चरखा, तो सविनय अवज्ञा का प्रतीक बन गया नमक। और हाँ,
इनके खत्म होने की वजह भी एकदम अलग थी। एक आंदोलन हिंसा की वजह से रुका, तो दूसरा गांधी-इरविन पैक्ट जैसे एक राजनैतिक समझौते के बाद। अच्छा, अब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे थे। अब जरा जूम इन करते हैं और एक खास जगह पर चलते हैं, बिहार। देखते हैं कि इन बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की लहर बिहार की धरती तक कैसे पहुंची और वहां इसका क्या असर हुआ। बिहार का योगदान दोनों ही आंदोलनों में जबरदस्त रहा। असहयोग के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना और गया के छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। लेकिन जब सविनय अवज्ञा का दौर आया, तब तक बिहार में ये आंदोलन और भी ज्यादा संगठित और फैला हुआ हो चुका था। अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े नेताओं की अगुवाई में नमक टैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और करों का भुगतान न करने जैसे आंदोलन गांवों की गहराई तक पहुंच गए। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। 1934 में बिहार में एक बहुत भयानक भूकंप आया। उस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के नेता सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, वे जमीन पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे, राहत कामों में जुटे थे। इस मानवीय काम ने राजनीति से कहीं बढ़कर जनता के दिल में कांग्रेस के लिए एक गहरा विश्वास पैदा किया। तो इस पूरी कहानी से, इन महान आंदोलनों से हम क्या सीखते हैं? इनका असली और स्थायी प्रभाव क्या रहा? चलिए अब इस पूरी बात का सार समझते हैं। सबसे बड़ा सबक और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आंदोलनों ने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे बड़े लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। ये एक जन आंदोलन बन गया। किसान, महिलाएं, व्यापारी, स्टूडेंट्स, समाज का हर तबका इसका हिस्सा बना। और जब ये सब लोग एक साथ खड़े हुए तो इसी सामूहिक ताकत ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। और आखिर में एक सवाल, अहिंसक प्रतिरोध की ये जो विरासत हमें मिली है, ये जो सफ़र हमने देखा असहयोग से सविनय अवज्ञा तक का, ये आज की दुनिया को क्या सिखाता है? आज जब हम न्याय और आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ देखते हैं तो इतिहास का ये पन्ना हमें क्या राह दिखा सकता है? सोचने वाली बात है ना।